तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है धातु अधातु, जो कि है साइंस का 3rd चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले धातु और अधातु तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यानी कुछ तत्वों को तो हमने धातु कहा है और कुछ तत्वों को हमने क्या क्या रखा है, अधातु। तो उनके गुणधर्मों के आधार पर है। अब ये क्या है, भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले गुणधर्म है धात्विक चमक। जो धातु होता है वो क्या होता है, चमकदार होता है, जबकि जो अधातु होता है वो चमकदार नहीं होता है, तो वो चमकीले नहीं होते हैं। पर इसमें एक अपवाद, यानी इनमें एक एक एक्सेप्शन पक्का रहेगा। यहाँ पे अपवाद क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है पर फिर भी उसमें क्या है, चमक है। उसके बाद है कठोरता। धातु कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो हमारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये कठोर नहीं होता है, इनको हम एक चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, अपवाद है। जबकि अधातु क्या होता है, कठोर नहीं होता है, लेकिन जो हीरा है जो सबसे कठोर है वो अधातुओं में आता है। उसके बाद रूप। कमरे के ताप पे ठोस रहता है धातु, लेकिन मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। ये जो हमारे थर्मोमीटर के अंदर रहता है वो क्या रहता है, द्रव अवस्था में। जबकि अधातु ठोस एवं द्रव में पाए जाते हैं। आघात वर्जिता। आघात वर्जिता किसको बोलते हैं, जब हम इसको पीटते हैं तो हम इसको पीट के किस में बदल सकते हैं, चादर में बदल सकते हैं। तो ये क्या होता है, धातु। जबकि अधातुओं को हम ऐसा नहीं कर सकते। तन्यता यानी हम इसको पतले तार के रूप में बदल सकते हैं, जैसे सोना और चांदी। जबकि अधातुओं को हम एक तार के रूप में नहीं बदल सकते हैं। चालकता। अब जो हमारे धातु होते हैं इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो ये सुचालक होते हैं, जबकि ये क्या होता है, कुचालक। अब यहाँ भी एक अपवाद है, शीशा और मरकरी, ये क्या होता है, कुचालक होते हैं पर धातु होते हैं। ये क्या है यहाँ पे को, ग्रेफाइट, ये एक अधातु है, ये फिर भी क्या है, सुचालक है। अब इसके बाद है घनत्व। अब घनत्व में क्या होगा, देखो इनका उच्च घनत्व होता है और उच्च गलनांक होता है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें दोनों कम होता है। यहाँ पे लिखेंगे आप दोनों अधिक, यानी दोनों, इसको कर लेना, इसमें दोनों कम होते हैं, दोनों कम होते हैं। अब ध्वनिक यानी इनको पीटने पे आवाज़ आती है, इनको पीटने में आवाज़ नहीं आती। ऑक्साइड यानी अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि अधातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो कैसा ऑक्साइड बनाएंगे, अम्लीय ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो धातु हैं इनके कुछ रासायनिक गुणधर्म हैं। देखो जैसे क्या है, जब किसी भी धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो वो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। जैसे Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो ये देखो, अब बहुत सारी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की क्रियाएं करती हैं। अब देखो इसके लिए क्या है, एक बार सक्रियता श्रेणी को देख लीजिए। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हमने उसे अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता के तत्वों को इस ऑर्डर में रखा हुआ है, यानी इस क्रम में रखा हुआ है। जो ये वाले तत्व हैं ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं, इसके बाद के मध्यम क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है। ठीक हो गया, ये है सक्रियता श्रेणी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है सोडियम और पोटेशियम जो सबसे ऊपर है, सोडियम और पोटेशियम ये इतने अधिक क्रियाशील होते हैं, ये थोड़े से हम आग पकड़ लेते हैं। तो इसको हम किस में डुबा के रखते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, जिससे ये आग नहीं पकड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, क्रियाशील होंगे। उसके बाद से है देखो MgAlZnPb, ये क्या होता है, धीरे धीरे क्रिया करते हैं और इनकी क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। MgAlZnFePb ये हल्के क्रियाशील होते हैं, और अगर O2 के साथ क्रिया करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगी, हल्की सी परत आ जाएगी। उसके बाद से है Fe ज्वलनशील नहीं है, यानी Fe नहीं जलता है, लेकिन अगर उसके हम चूरा बनाएंगे वो जल जाता है। Cu भी प्रज्वलित नहीं होता है, ऑक्साइड बनाता है। और जो लास्ट के होते हैं ये तो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है, सबसे कम क्रियाशील है ना, तो ये बिल्कुल क्रियाशील नहीं है। इसको हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं अपने, समझ में आ गया इसके अकॉर्डिंग। अब चलिए ऊपर ही चलते हैं, धातुओं के साथ बता दिया है।
अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण व जल देते हैं, इनको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा जाता है। ऐसे कोई उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल भी बताओ और इनकी डेफिनेशन भी बताओ। तो वे धातु जो ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल देते हैं, उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3, ये एक उभयधर्मी है। देखो, पहले इसने अभिक्रिया की किससे? HCl यानी अम्ल से। फिर इसने क्रिया किससे की? NaOH यानी क्षार से। तो अम्ल से अभिक्रिया करके इसने बनाया AlCl3H2O, क्षार से अभिक्रिया कर इसने बनाया NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उसके बाद धातुओं की अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराएंगे तो क्या बनाएंगे? धातु ऑक्साइड प्लस H2। फिर ये धातु ऑक्साइड की क्रिया हम जल के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? अब देखो, जो धातु है ये भी अलग अलग, जो इनकी सक्रियता श्रेणी है इसके अकॉर्डिंग अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे जल में भी अभिक्रिया कर देते हैं, अधिक क्रियाशील है। उसके बाद से जो Al, Fe और Zn, एल्युमिनियम, हमारा लोहा और जिंक, ये सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। Mg ये सिर्फ गर्म पानी के साथ ही क्रियाशील होता है। जो Pb, Cu, Ag, Au ये नीचे वाले हैं, ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। और Ca और Mg यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब हम पानी में डुबाते हैं तो ये तैरते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये धातु के गुणधर्म है, इसलिए मैंने आपको पहले ही सक्रियता श्रेणी बता दी। तो इससे क्या हो जाएगा, अब आपको क्लियर रहेगा कि कौन अधिक सक्रिय है। जो अधिक सक्रिय है वो थोड़े समय क्रिया कर लेगा और जो कम सक्रिय है वो क्रिया नहीं करेगा। इसके बाद है धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं? लवण और जल। जैसे Fe+2HCl, ये हमें देता है FeCl2+H2। अब इसके बाद है धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अब जब हम धातु की क्रिया अन्य धातु लवणों के साथ कराते हैं, जैसे A, इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई? लवण विलयन ख। तो ये क्या कर देता है? लवण विलयन वाले में से विलयन में उसको हटा देता है और अपना आ जाता है। यहाँ पे जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो देखो, जैसे सबसे पहले धातु क थी और लवण विलयन ख था। अब क्या हो गया? जो A है वो लवण विलयन बन गया और जो ख है वो क्या हो गया? धातु होगी। तो उसमें अधिक सक्रिय ने कम सक्रिय वालों को उसको हटा दिया। अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसको लर्न करना पड़ता है। K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। सबसे अधिक क्रियाशील तो सबसे कम क्रियाशील, घटते क्रम में इसकी क्रियाशीलता है। अब है धातु एवं अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातु और अधातु होते क्या है? सबसे पहले ये देखो, मैंने क्या बोला था? धातु वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब जैसे ये है Na, एक इलेक्ट्रॉन खाली है ना, इसको तो बनना था 8, पर इसको 8 बनना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसके लिए एक क्या, मुक्त अवस्था में यानी खुला है, ये किसी के साथ भी जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे को क्लोरीन है, इसके पास 8 होने में सिर्फ 1 बचा है, तो ये अधातु है। अब ये क्रिया क्यों करेगा? इसके पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वही तो क्रिया करेगा ना। तो यहाँ पे कोई क्रिया नहीं करेगा। तो ये क्या कर देता है? यहाँ से Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, धनात्मक बनेगा ना Na। और वहीं एक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? Cl, तो जो प्लस था वो क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो एक क्या, जब धातु और एक अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो कैसे यौगिक बनता है? आयनिक यौगिक बनता है। इससे पहले वाले चैप्टर कार्बन वाले में हमने पढ़ा था सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध में क्या था? वो शेयर कर लेते हैं, यानी बांट लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे साझेदारी नहीं होती, यहाँ पे सीधे वो एक, क्योंकि वहाँ पे 4 था, देना और लेना बहुत कठिन था। लेकिन अब यहाँ पे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना एक, वो क्या कर देते हैं? क्लोरीन को दे देंगे, तो एक धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देता है और क्या कैसे यौगिक बनाता है? आयनिक यौगिक। अब देखो, आयनिक यौगिक की परिभाषा है, विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कैसे आयनिक बनाते हैं आयनिक यौगिक? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है,
इनकी भौतिक प्रवृत्ति कैसी होती है, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। अब ये देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मिलके बना है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आकर्षण ज़्यादा होगा, तो ये आसानी से ना गलेंगे ना आसानी से क्या होंगे, उबलेंगे। घुलनशीलता क्या है, जल में तो घुलनशील होता है पर पेट्रोल और ऐसे जो विलायक होते हैं उनमें अघुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता, ठोस में चालकता नहीं, वह जली विलयन और गलित रूप में चालकता। अगर ठोस है तो उसमें वो चालक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उनको पानी में मिला दिया जाए या गलित रूप में तो वो चालन करेंगे। जैसे NaCl हमारा क्या है, वो टेबल सॉल्ट यानी नमक, वैसे वो चालक नहीं करता, आप पानी में मिला देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। अब इसके बाद का इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातु की प्राप्ति और धात्विकी। धातुओं की प्राप्ति यानी हमें धातुओं को निकालना है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, खनिज। खनिज क्या होता है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व यौगिक। यानी खनिज क्या है, हमारी जो अर्थ है इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हैं, वो खुद पहले से बने हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, खनिज। अब अयस्क क्या होता है, वे खनिज। खनिज क्या है, इसको मिनरल्स बोलते हैं, ये पृथ्वी की सतह पे खुद होते हैं। इन्हीं के अंदर कुछ भाग में क्या होता है हमारे, जो वो हमें धातु चाहिए होती है वो होती है। अब अयस्क वो है जब हम इन धातुओं को अच्छे ढंग से यानी लाभ पूर्वक बाहर निकाल लें। अब कैसे हैं, खनिज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ वो खनिज जिसमें धातु की या अधिक मात्रा में पाई जाए उसको क्या बोलता है, अयस्क। मिनरल्स तो हर जगह हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो सब जगह होगा, पर जहाँ अधिक मात्रा में क्या होंगे, धातु होंगे, तो ऐसे जो हमारे खनिज क्या कहलाते हैं, अयस्क। अब देखो, धातुओं का निष्कर्षण, इसकी 3 चरण होते हैं। सबसे पहले अयस्क का समृद्धिकरण, पहले हम छांटेंगे कि कौन सा अयस्क अच्छा है यानी किसमें ज़्यादा धातु है, फिर उसका निष्कर्षण यानी उसको निकालेंगे। उसके बाद धातुओं का परिष्करण, परिष्करण यानी कुछ जो उसमें अशुद्धियाँ बच गई होंगी उसको भी निकाल देंगे बाहर। अब देखो, गैंग क्या होता है, पृथ्वी में खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब खनिज में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उन अशुद्धियों को हम बोलते हैं गैंग। जैसे नाम से पता चल रहा है गैंग बुरा शब्द है, तो ये अशुद्धियों को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्जन और निस्तापन। अब ये क्या होता है, अब हमें अयस्क मिले, अगर सल्फाइड अयस्क है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, ऑक्साइड, तो इसको हम बोलते हैं भर्जन। वही निस्तापन, जब कार्बोनेट अयस्क को हम गर्म करेंगे, यहाँ पे O2 की सीमित मात्रा होती है और क्या बनता है, ऑक्साइड, तो ये कहलाता है भर्जन और ये कहलाता है निस्तापन। दोबारा देख लीजिए, सल्फाइड अयस्क है तो हमेशा क्या होगा, भर्जन होगा। ये MCQ में भी आ सकता है कि हम भर्जन का कैसे अयस्क का करते हैं, तो सल्फाइड अयस्कों का हम भर्जन करते हैं, जबकि निस्तापन हम करते हैं कार्बोनेट अयस्क का। यहाँ पे को वायु की उपस्थिति यानी अधिक वायु होती है, यहाँ पे वायु सीमित मात्रा में होती है। अब देखो, यहाँ पे वायु ज़्यादा है तो O2 के साथ रिएक्शन करके गर्म करेंगे, जबकि निस्तापन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायु की कमी है तो वो सीधे ZNO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उपचयन किसको बोलते हैं, यानी उपचयन तो होता है हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना। अब यहाँ पर को अपचयन दिया है, तो अपचयन यानी इससे ऑक्सीजन का निकलना। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा खनिज है, खनिज क्या है, वहाँ पे धातु मिक्स रूप में है, खनिज के मिक्स रूप में धातु है, तो उससे अगर हम लाभपूर्वक निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, अयस्क। अब इसके अंदर ही मान लो मुझे जिंक निकालना है, तो जिंक में भी पहले बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, पहले सल्फाइड अयस्क ये सब कुछ। अब लास्ट वाले स्टेप में अगर सिर्फ O बच गया है, ऑक्सीजन की वाला मात्रा बच गई, तो इसको भी मुझे अलग करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उपचयन, अपचयन करूँगी मैं यहाँ पे को अपचयन। अपचयन करके इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब देखिए, यह है अयस्क। अयस्क का सांद्रण कैसे होता है, सबसे पहले वही सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। अब जो उच्च क्रियाशील है उसको तो गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी, पर जो मध्यम क्रियाशील है उसमें एक बनेगा सल्फाइड अयस्क, एक बनेगा कार्बोनेट अयस्क। मैंने फिर बताया था, समझा भी दिया ऊपर, सल्फाइड अयस्क में भर्जन होगा, कार्बोनेट अयस्क में निस्तापन। फिर इसका ऑक्साइड आएगा, ऑक्साइड को हम अपचयन से निकालेंगे और धातु मिल जाएगी हमें। निम्न क्रियाशील में सिर्फ सल्फाइड वाला होता है, सल्फाइड, भर्जन, धातु और परिष्करण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम कैसे निकालते हैं, 3 चरण इसके। अब हमने इसको निकाल तो दिया,
अब इसको रिफाइन करना है, यानी साफ़ करना। कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे को क्या बनाएंगे, एक पूरा विलयन लेंगे हम CuSO4। तो CuSO4 का विलयन लेंगे, अम्लीय विलयन, उसमें एक डालेंगे कैथोड और एक डालेंगे एनोड। अब देखो यहाँ पे को एनोड कौन होगा, जो अशुद्ध तांबा है वो यहाँ पे को होगा हमारा अशुद्ध एनोड, और कैथोड हमारा होगा शुद्ध तांबा। यहाँ पे हम किसमें कॉपर का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो कॉपर के ही लेंगे सब, विलयन भी CuSO4 कॉपर का ही लेगा। यहाँ पे एनोड लेंगे हम अशुद्ध तांबा, कैथोड लेंगे शुद्ध तांबा। अब यहाँ पे को विलयन हो जाएगा CuSO4 प्लस तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा बहाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनोड से अशुद्ध धातु है ये कहाँ आ जाएगी, इस विलयन में घुलने लग जाएगी। अशुद्ध धातु से यहाँ पे अशुद्धता है जो, अब अशुद्धता यहाँ घुलेगी तो उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर अपघटित से कैथोड पे निक्षेपित हो जाएगी, यानी अशुद्ध तो निकल जाएगी, उतनी मात्रा में यहाँ से शुद्ध होगी। अविलेय अशुद्धियाँ, यानी जो बची हुई अशुद्धियाँ अविलेय जो मिलेंगी नहीं वो कहाँ आ जाएंगी, नीचे तले पे जम जाएंगी, नीचे तली में जम जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे एनोड मड, यानी इसको एनोड पग भी बोलते हैं। तो ये कहाँ बन जाएगी, नीचे। दोबारा देख लो, ये एनोड कैथोड विलयन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद से यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो एनोड से अशुद्ध धातु यहाँ घुल जाएगी नीचे, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर से क्या हो जाएगा, कैथोड पर भी निक्षेपित होगी, और ये दोनों जो अविलेय अशुद्धि है वो नीचे कहाँ आ जाएगी, हमारी एनोड के नीचे, तो उसको हम बोलेंगे एनोड मड। अब देखो संक्षारण होता क्या है, संक्षारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, संक्षारित। जैसे हमारा लोहा है, लोहा ये ऑक्सीजन और ये अम्ल इन सब के पास आने से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो धातु का खराब होना कहलाता है संक्षारण। वो धातु लोहा ही हो जरूरी नहीं है, कॉपर सिल्वर कुछ भी हो सकता है। अब संक्षारण से हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, देखो या तो हम पेंट लगा देंगे तब वो उसकी सतह खराब नहीं होगी, तेल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, या लेप कर देंगे। अब एक होता है यक्ष दिलेपन, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोहे और इस्पात में जंग से सुरक्षित करने, अब लोहा और इस्पात में जंग लग जाएगा तो उससे बचाने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें जस्ते की एक पतली परत चादर चिपका देते हैं। जैसे हमारा कोई भी धातु है, इसके बाहर से हम किसकी परत लगा देंगे, जस्ते की, जिंक की परत लगा देंगे। तो जिंक की परत लगाना क्या कहलाएगा, यक्ष दिलेपन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझ आ रहा है, लोहे और इस्पात को जंग की परत से बचाने के लिए इसमें जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यक्ष दिलेपन। और अब क्या होता है संक्षारण से, देखिए एक ही प्रकार की धातु है तो इसमें जो क्या होगा, ये संपर्क में आके जल्दी खराब हो जाएंगे। पर मिश्र धातु क्या होती है, देखो मिश्र धातु वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक धातु व अधातु का मिश्रण कैसा होता है, समांगी। हमने पहले पढ़ा था समांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे नमक और पानी का घोल, हम अंतर नहीं कर सकते कि क्या नमक है क्या पानी है। जबकि विषमांगी मिश्रण क्या होता है हमारा, विषमांगी मिश्रण जैसे पानी और मिट्टी, ये आपस में घुल ही नहीं सकते, पानी और मिट्टी। तो मिश्र धातु क्या हो गया, दो या दो से अधिक धातु व धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। अब देखो पीतल किस किस से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से, कांसा कॉपर और टिन से, सोल्डर जो बना है लेड और टिन से, अम्लगम पारा व अन्य इस्पात लोहा निकल और क्रोमियम से। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।